नमस्कार साथियों, मैं अभय शर्मा अनअकैडमी एमपीपीएससी विजयपथ चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपनी काउंटिंग फिगर की सेकंड क्लास को लेके आ रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने काउंटिंग फिगर एक पार्ट पढ़ाया था। आज मैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ाकर इस चैप्टर को आज पूरा करूंगा। साथ ही साथियों, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आप में इन क्वेश्चंस को लेके परफेक्शन आए। ठीक है। क्लास शुरू करने के पहले एक बहुत प्यारा सा एक कोटेशन, एक पॉजिटिव टॉक की बात करें। हमने लिखा हुआ है, जिद करो और दुनिया बदलो। तो बेटा, जिद करो और दुनिया बदलो, ये एक मंत्र है हमारे छात्रों के लिए, एक ऐसे छात्रों के लिए जो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कुछ सिलेक्ट होना चाहते हैं। वो तो जिद करो और दुनिया बदलो। बेटा, ये एक ऐसा मंत्र है कि आप देखिए कि कोई भी इतिहास पुरुष को आप उठा लीजिए, कोई भी इतिहास में जाके जो सफल व्यक्ति है, जिसको हम सफल मानते हैं, उस व्यक्ति को आप लें और उसका जीवन पढ़ें, तो बेटा आप पाएंगे कि वो व्यक्ति बहुत जिद्दी था। वो इतना जिद्दी था कि वो जब कुछ ठान लेता था तो उसको पूरा करने से पहले रुकता ही नहीं था। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विचार, कोई भी बाधा उसको अपनी जिद पूरा करने से नहीं रोक पाती थी, अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक पाती थी। ठीक है। तो बेटा, ये जो जिद करो दुनिया बदलो, ये कोटेशन है, ये सामान्य कोटेशन नहीं है। ये आप में आग लगा देने वाली कोटेशन है। और ये आपको अगर समझ में आ गया और आपने अपने स्वभाव को जिद्दी बना लिया तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है। आप बेटा देखें कि दशरथ माझी का जो एग्जाम्पल है, दशरथ माझी झारखंड के एक आदिवासी व्यक्ति थे जिन्होंने एक पहाड़ को खोद कर रास्ता बना दिया था और बरसों वो इसी में लगे रहे। दुनिया उनको पागल कहती थी, लेकिन दुनिया को बहुत बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति पागल नहीं है, वो जिद्दी था। जिद्दी था लेकिन वो पागल नहीं था। तो बेटा, जिद्दी इतना था कि उसने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट के रास्ता बना दूंगा। तो वो अकेला चल पड़ा अपने सब मिशन पर। और एक दिन ऐसा आया जब उसने बेटा वो रास्ता बना दिया और आज वो एक सेलिब्रिटी के रूप में देखा जाता है। आज वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन गया है। तो बेटा, ऐसे ही अगर आप जिद्दी स्वभाव पालोगे तो ये कंपटीशन रूपी पहाड़ को भी काट के आप अपने जीवन का रास्ता तैयार कर लोगे। दूसरे अर्थों में आप देखो, जिद एक अनुशासन है। जिद एक अनुशासन है। अगर आप प्रकृति को देखो, और प्रकृति भी बहुत जिद्दी है, वो अनुशासित भी है, वो बहुत जिद्दी भी है। आप देखिए, सूर्य को देख लीजिए, हर रोज सुबह पूर्व दिशा से ही निकलता है। अगर सूर्य ये सोच ले कि नहीं, आज मैं उत्तर दिशा से निकलूंगा, तो बेटा क्या होगी दुनिया की स्थिति? ये संभव नहीं है ना। तो वो एक डिसिप्लिन में है, रोज का उसका नियम है, सदियों से है, सदियों तक रहेगा। और जब तक बेटा ये नियम रहेगा तब तक हमारा जीवन रहेगा, तब तक ये प्रकृति रहेगी। जब उसने ये नियम बदल दिया तो ना ये जीवन रहेगा, ना ये प्रकृति रहेगी। तो बेटा, वैसे ही हम अपने जीवन में अनुशासित हो जाते हैं और अनुशासन को लेके बहुत जिद्दी हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ये जिद का स्वभाव अपना बना लेते हैं तो हमारे जीवन में बेटा सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब प्रश्न ये है कि हम इसको कैसे अपना स्वभाव बनाएं। तो बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि हम जो एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों का एक संग्रह है। हम छोटी छोटी लड़ाइयों को जीत लेंगे तो हम इन बड़ी लड़ाइयों को भी जीत लेंगे। तो बेटा, छोटी लड़ाई क्या होती है? एक दिन का मिशन, एक दिन का लक्ष्य, और एक एक दिन का मिशन, एक एक दिन का लक्ष्य हम पा लेते हैं तो एक ओवरऑल जो लक्ष्य हमने जीवन में बना रखा है हम उसको भी पा लेंगे। तो बेटा, जिद्दी स्वभाव हमारा छात्र जीवन में कैसा होना चाहिए कि हमने जब सोच लिया कि आज हमको इस यूनिट को खत्म करना है रात को सोने के पहले तक, तो बेटा दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आकर्षण आपको रोक ना पाए। ये आपका जिद्दी स्वभाव, ये आपका जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आकर्षण, कोई भी बाधा आपको आपकी जिद से पीछे हटने को मजबूर ना कर पाए। आपको इतना जिद्दी बनना है, आपको इतना जिद्दी बनना है कि आप अपने लक्ष्य को निर्विघ्न आप हासिल कर लो। कोई भी विघ्न आपके मार्ग में बाधा ना बने। कुछ भी हो जाए, आपको
वो लक्ष्य हासिल करना है। और जब ये आपके स्वभाव में जिद्दीपन आ जाएगा तो आप देखना आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही अलग होगा और आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो एक दिन बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर लोगे। तो आज इस सदविचार के साथ में, एक पॉजिटिव टॉक के साथ में, आज हम अपना टारगेट लेके चलते हैं, अपना टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जैसे मेरी जिद है, मैं आज इस टॉपिक को पूरा करूंगा। आप भी रोज जिद का एक अपना लक्ष्य बनाइए और जिद्दी हो जाइए और लक्ष्य को पाइए। ठीक, चलिए तो लेते हैं बेटा आज का हम अपना काउंटिंग फिगर चैप्टर में सेकेंड वीडियो। तो थोड़ा सा बेटा रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा था और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो मैंने 2-3 टाइप आपको पढ़ा दिए थे। जैसे बेटा पहला टाइप ये था कि एक ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल है, शीर्ष से हम एक रेखा खींच देते हैं। शीर्ष से एक रेखा खींच देते हैं तो यहाँ पर बेटा एक ही बेस है तो एक ट्रायंगल, यहाँ 2 बेस हैं तो 1 और 2 3 ट्रायंगल, यहाँ 4 बेस हैं 1 2 3 4, तो इन सबको जोड़ दोगे तो 10 ट्रायंगल। अभी मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, फिर बेटा दूसरी रेखा भी खींचेगी, तीसरी रेखा भी खींचेगी, वो हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेस फिगर बेटा दिमाग में रखना है। फिर हमने देखा था कि भैया हमने ऐसे रेखा तो खींच दी, हम ऐसे भी खींच दें। तो बेटा ऐसे रेखा खींचेंगे तो 1 और 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन हमने एक रेखा ऐसे खींच दी तो बेटा 2 त्रिभुज होगा, एक ये और एक ये। या ये रेखा इस त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांट रही है तो बेटा हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेस फिगर के 3 ट्रायंगल में, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, चलो आगे बेटा। जैसे यहां पर हमने 2 रेखाएं खींच दी तो बेटा ट्रायंगल कितने हो गए, 3 हिस्सों में बट गया, ये 3 हिस्सों में बट गया। या 3 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये और तीसरा ट्रायंगल हमारा ये। तो बेटा बेस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, 1 से लेकर 7 तक का टोटल 28 और 3 हिस्सों में हमको बांट रहे हैं इसको, तो बेटा 28 थिया 84। क्लियर है। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे। कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है बेटा तो एक बार ध्यान से आप देख लेना। फिर हमने निकाला था कि स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। तो बेटा हम नंबर डाल देते हैं, डायगोनल को हमने मिला दिया विकर्णों को और नंबर डाल दिए 1 2 3 4, तो बेटा 4 दूनी 8 कर देना। इसमें ट्रायंगल कितने निकलेंगे 8। बेटा ऐसे ये फिगर है तो इसमें भी हमने नंबर डाल दिए, 8 तक नंबर है तो बेटा 8 दूनी 16 कर देना। तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे 8 दूनी 16। ठीक है, कल हमने बड़ा विस्तार से इन चीजों को पढ़ा था। अब बेटा ये बेस फिगर है, इसमें 8 इसमें 8, जब 2 बेस फिगर को जोड़ देते हैं तो कुछ हमारे न्यू डेवलपमेंट होते हैं। जैसे बेटा एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, तो 2 बेस फिगर को जोड़ा तो 8 दूनी 16 ट्रायंगल तो बन ही रहे थे, 2 ट्रायंगल और, तो आंसर कितना हो गया 18। तो बेस फिगर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ 4 को जोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखो अगर हम अंदर वाला ये स्क्वायर हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो गए। और अंदर वाले स्क्वायर को अब ले लें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी बेटा 16 हो गए। तो 16 और 16 कितना हो जाएंगे आपके 32। ठीक, तो जल्दी से हम रिवाइज कर रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल देखा था। अब बेटा हम आज की क्लास पर आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं आज की क्लास पर। अब आप आज की क्लास को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा आज की क्लास ये बोलती है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ ट्रायंगल के हमने अंदर एक ट्रायंगल और उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना दिया, तो बेटा इस ऐसी आकृतियों में कितने ट्रायंगल होंगे। तो बेटा ये तो बेस फिगर हो गया और ये इसको कॉम्प्लेक्स हमने कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास किया। तो बेटा होता क्या है, जैसे आप देखो यहाँ अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और एक ये है, और एक बेटा पूरा ओवरऑल ट्रायंगल है। तो यहाँ अंदर कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं 4, अंदर ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं 4, और बेटा एक ट्रायंगल हमारा ये है। तो कितने ट्रायंगल हो गए, तो बेटा 4 और 1 कितने ट्रायंगल हो गए 5। ठीक है, 4 और 1 कितने हो गए 5। अब बेटा इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा घमासान हो गया क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हमने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि बेस फिगर में तो 4 ट्रायंगल होते हैं, बेस फिगर में तो 4 ट्रायंगल होते हैं, लेकिन अब बेटा यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 3 ट्रायंगल अंदर और आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 3 ट्रायंगल हमारे अंदर और आ गए। तो बेटा अब जैसे 4 ट्रायंगल हमको ये नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल के अंदर 4, तो बेटा अब 4 ट्रायंगल है तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से कर दो आप मल्टीप्लाई, नहीं 3 ट्रायंगल आ रहे हैं, 3 ट्रायंगल आ रहे हैं तो 3 से कर दो आप मल्टीप्लाई, 3 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल ये, एक ये, एक ये, और बेटा एक हमारा ऑल ट्रायंगल है ही, तो +1 कर दो। तो बेटा कितना हो गया 4 3 12 और 1 13। तो बेटा इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपके दिमाग में रहेगा। इस फिगर में कितने हैं 4, तो 4 तो हमारे बन ही रहे, एक बाहर वाला हम छोड़ दें, बाहर वाला हम छोड़ दें तो 4 तो हमारे बन ही रहे।
तो बेटा यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने, 3, तो करते क्या है 4 ट्रायंगल इंटू 3, 4 3 12, और एक हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना हो गया बेटा 13। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हो गए, यहाँ पर ट्रायंगल हो गए हमारे 13। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो। तो इसी पैटर्न पर जो हमारे और एडवांस लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेस फिगर आपको नजर आ रहा होगा, बस ये हमारी एक्स्ट्रा लाइंस और आ गई हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा लाइंस और आ गई हैं। तो बेटा इन एक्स्ट्रा लाइंस को अगर हम नहीं देखें तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो बेटा 4 ट्रायंगल और एक ट्रायंगल अंदर है +1, तो यहाँ पर बेटा कितने बनने चाहिए, 4 और एकम 4 और 1 5, तो 5 ट्रायंगल तो बेटा हमारे यहाँ बनने चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा लाइन हमने खींची उसकी वजह से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक 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 ये और एक ये, तो बेटा 6 ट्रायंगल और बन गए। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने होंगे, बेस फिगर में बेटा 5 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल हमारे इन एक्स्ट्रा लाइंस की वजह से, तो बेटा आंसर कितना हो गया, 11 ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 11 ट्रायंगल। क्लियर है? चलो, अब इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, तो बेटा यहां पर हमने थोड़ा सा और इसको देख लिया कि ट्रायंगल के अंदर हमने एक बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल, और बेटा ये लाइनें भी खींच दी। तो बेटा इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे ये हमको निकालना है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो देखो अगर हम बेस फिगर की बात करें, बेस फिगर के हिसाब से 4 ट्रायंगल होते हैं, लेकिन ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हैं, 1 और 2, तो बेटा 4 दूनी 8 और एक हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल +1, तो ये 4 दूनी 8 और एक 9 ट्रायंगल, तो बेटा ये हो गए 9 ट्रायंगल, तो हमारे ये हो गए। अब एक्स्ट्रा जो लाइन खींची उससे एक ये बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, तो बेटा इस पूरी आकृति में ट्रायंगल कितने होंगे, बेस फिगर के हिसाब से 9 और 6 हमारे इन लाइंस की वजह से 6, तो बेटा आंसर कितना हो गया, 9 और 6 15, 9 और 6 15। ठीक है, तो बेटा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, 9 और 6 15 हो गया। ठीक है, चलो, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, शीर्ष से एक ही लाइन डाल रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, इस शीर्ष से भी एक रेखा खींच दी और इस शीर्ष से भी एक रेखा खींच दी। अब हमको बताना है कि इस फिगर में कितनी आकृतियां होंगी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये बेस फिगर नहीं है। अब इसमें अगर आप एक एक करके ढूंढने लगोगे ना, तो क्या गड़बड़ होती है, हो सकता है हम किसी ट्रायंगल को छोड़ दें या हम किसी ट्रायंगल को एक्स्ट्रा काउंट कर लें, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप बेटा बेस फिगर को लेके इसको काउंट करोगे ट्रायंगल, तो उसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जैसे आप इसमें देखो कि ये हमारा एक बेस फिगर है, यहां से बेटा ये शीर्ष ले लो और ये शीर्ष ले लो, तो ये हमारा एक बेस फिगर हो गया। हमारा फिगर यही तो हो गया, ये वाला, यही वाला फिगर तो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारा बेस फिगर है। तो इस बेस फिगर में ट्रायंगल कितने होंगे, इस पर नंबर 1 डाल दोगे, इस पर नंबर 2, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3। तो वैसे ही बेटा इस वाले ट्रायंगल की बात करें, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ भी कितने होंगे, 3, और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो बेटा यहाँ पर भी कितने होंगे, 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 3 3 करके बेटा कितने हो गए, 9 ट्रायंगल तो हमारे ये हो गए। ठीक है, 9 ट्रायंगल तो हमारे ये हो गए। ठीक है, इसके पूरे काउंट कर लिए, इसके पूरे काउंट कर लिए, इसके पूरे काउंट कर लिए। अब साइज को बढ़ाएं, तो बेटा ये वाली जो लाइन खींची हमने, है ना, ये जो हमने लाइन खींची है, ये क्या कर रही है, ये बेटा एक ट्रायंगल तो ये बना रही है, एक ट्रायंगल तो वो ये बना रही है, और बेटा एक ट्रायंगल हमारा ये बना रही है, 2 ट्रायंगल बना रही है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो बेटा 2 ट्रायंगल ये हो गए। तो बेटा ये वाली जो लाइन है ये भी तो हमारे 2 ट्रायंगल बनाएगी, एक ये वाला और एक ये वाला बनाएगी, तो बेटा 2 ट्रायंगल हमारे ये हो गए। और बेटा ऐसे ही ये वाली लाइन भी 2 ट्रायंगल बनाएगी, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ट्रायंगल हमारे ये हो गए। ठीक है, अच्छा, और एक ट्रायंगल हमारा कौन सा बनेगा, पूरा का पूरा। तो बेटा ये कितने ट्रायंगल बन गए आपके, तो ये आपके कितने ट्रायंगल बन गए, 9 और एक 10 और 10 और 6 16। तो बेटा यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 16। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इस बेस फिगर को पकड़ के चलते हैं तो बेटा हमने अपना काम है ना बहुत कम कर लिया, बहुत कम कर लिया, बहुत शॉर्ट हमने अपने काम को निपटा दिया।
तो इस फिगर में कितने हो गए आपके 16। ठीक है, चलो तो बेटा ट्रायंगल की एक बहुत खूबसूरत फिगर और बनती है, तो हम उसको और देख लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पर। चलिए, तो बेटा ये मैंने डायग्राम पहले से आपके लिए बना रखा है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है ना। और उसमें बेस अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो इस फिगर को जरा मैं एनालिसिस कर दूं। बेटा यहाँ पर त्रिभुज की हर भुजा को बराबर हिस्सों में बांटा गया है। देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीन हिस्सा, तीन हिस्सा, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये भी एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो हमने त्रिभुज की भुजाओं को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया है। अब हो सकता था कि तीन की जगह बेटा हम चार हिस्सों में बांट देते, या पांच हिस्सों में बांट देते, या छह हिस्सों में बांट देते। ठीक है, तो अगर यहाँ तीन हिस्से हैं तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, चार होते तो कितने बनेंगे, पांच होते तो कितने बनेंगे, छह होते तो कितने बनेंगे। अब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन व्यापम की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, ऐसा प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बड़ा कॉमन और हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा इसको हम याद भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो पहले हम याद करने की बात करें, यदि बेटा बेस कितना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, हमारे बेस कितने, जैसे यहाँ पर बेस कितने, तीन है, ऐसे बेस एक भी हो सकता है। तो बेटा एक बेस है मतलब ये बीच में कुछ भी नहीं है, तो एक ट्रायंगल बनेगा। एक बेस से बेटा ट्रायंगल कितना बनेगा, एक बनेगा। ठीक है, अगर इसमें बेटा बेस दो हो, अगर इसमें बेस दो हो तो बेटा ट्रायंगल कितने बनते हैं, पांच बनते हैं। अगर इसमें बेस दो हैं मतलब हम ये वाला ट्रायंगल गायब कर दें, ये पूरा हिस्सा हम गायब कर दें, ये केवल हमारा यही वाला ट्रायंगल हो, तो बेटा इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। अभी हमने पढ़ा था, आप देखो अभी हमने पढ़ा था, केवल यहां से ऐसे मिला दें तो एक, दो, तीन, चार और ये पूरा का पूरा पांच। ठीक है, तो ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, पांच। बेस दो है तो ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, पांच। अब जैसे ये तीन बेस है तो बेटा तीन बेस हैं तो यहाँ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, 13। यहाँ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, 13। हम इनको रट सकते हैं, बाकी कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको एक दूसरा तरीका इसका बताने वाला हूँ। अगर बेटा बेस चार है, जैसा कि एमपीपीएससी सी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चार बेस का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेटा वहां पर आंसर कितना होता है, वहां पर आंसर होता है 27। अगर बेटा बेस पांच है तो आंसर होता है 48, और अगर बेस 6 है तो बेटा आंसर जो होता है वो होता है 78। आंसर होता है वो 78। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, है ना, कैसे ये आंसर आ रहे हैं, इनका शॉर्टकट क्या है। एक लॉजिक और है वो भी मैं आपको बताता हूं, याद कर सको तो याद कर लेना, ना कर सको तो मैं जो तरीका बेटा बता रहा हूं वो। तो बेटा दूसरा तरीका, ये तो हमने रटने का तरीका देख लिया, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि इसको हम कैसे याद रखें। तो बेटा बेस कितना है, यहाँ एक लिख दो, यहाँ दो लिख दो और तीन। तो बेटा एक लिख दिया, दो लिख दिया और तीन, एक लिख दिया, दो लिख दिया और तीन। तीन बेस का तेरा आंसर कैसे आ रहा है, इसका एक सेकंड लॉजिक, बेटा एक के आगे तो एक ही लिख दो, एक के आगे तो एक ही लिख दो, एक के आगे एक लिख दो। अब बेटा एक को और दो से जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी, एक से दो को जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी तीन। वो वैल्यू कितनी आएगी, तीन। ठीक है, तो एक और दो का बेटा जोड़ कितना हो गया, तीन, वो हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, फिर यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, तीन और तीन छः, और यहाँ पर लिख दिया फिर हमने छः, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, छः। अब बेटा क्या करते हैं, इन सबको काउंट करते हैं, बाद वाली संख्याओं को काउंट करते हैं। तो कितना हो गया, छः और तीन, 9 और 1, 10। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, 10 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब क्या करते हैं, फिर हम इसके ऊपर वाले नंबर्स पे जाते हैं, जो पहला नंबर है उसको छोड़ेंगे, दूसरा काउंट करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर काउंट करेंगे, यही सिस्टम चलेगा। तो बेटा 6 को भी छोड़ दो, एक को भी, तो बचा क्या, 3। तो 3 इसमें और जोड़ दो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 13। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 13। बात समझ में आई आपको, क्लियर है ना। तो क्या तरीका है बेटा, 1 2 3, हमने नंबर लिख दिए 1 2 3। अब क्या करना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि प्रॉपर इसको आप गिनोगे ना तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि पेपर में
4 बेस का भी प्रश्न पूछा जा चुका है और 5 बेस का भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 6 बेस का भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसलिए बेटा प्रॉपर काउंटिंग इस फिगर में करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो या तो आप इसको याद कर लेना या जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लेना, ठीक है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे मैंने बनाया। तो बेटा यहाँ 3 बेस हैं, तो मैंने 1 2 3 लिख दिया, एक के सामने वही एक लिख देंगे, एक के सामने वही। फिर बेटा एक को और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर हम 3 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 6, हमने 6 लिख दिया। अब बेटा इन 1 3 6 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 10। अब 10 के बाद क्या करते हैं, वापिस ऊपर जाते हैं बाद वाले नंबरों में, पहला छोड़ देते हैं, दूसरा शामिल कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर शामिल कर लेते हैं, यही क्रम चलता रहता है। तो बेटा 6 को भी छोड़ दोगे, एक को भी बचा 3, 3 को शामिल कर लोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 13, ठीक है। अब आपको कि नहीं सर बेस 4 हो तो क्या होगा, बेस 4 हो तो क्या होगा, बेस कितने हो 4 हो तो क्या होगा, ठीक है। अब यहां तो डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, मैं डायग्राम अलग से नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाना कि अगर बेस 4 हो तो क्या होगा। तो बेटा बेस 4 हो तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अगर बेस 4 है तो बेटा हम 4 और लिख लेते हैं, 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक, ठीक है 10 हो गया। अगर 4 बेस है तो क्या होगा, अब आप इनको काउंट करो तो 6 10 और 6 16 और 16 और 4 20, 20 ये हो गया, 20 हो गया। अब मैंने क्या बताया कि अब हमें इसके ऊपर के नंबर में पहला छोड़ना है, दूसरा शामिल करना है, फिर छोड़ना है, फिर शामिल करना है। तो बेटा 10 को छोड़ेंगे 6 को शामिल करेंगे, 3 को छोड़ेंगे 1 को शामिल करेंगे, ठीक है। तो आप देखो शामिल किसको कर लिए, 6 को और 1 को, 6 और 1 कितना होता है बेटा 7, तो 7 जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 27, 27 आ रहा है। क्लियर है, लॉजिक बना बेटा दिमाग में, लॉजिक बना। फिर आपको कि नहीं सर बेस 4 नहीं, हमको तो बेस कितने चाहिए 5 चाहिए, तो कोई बात नहीं 5 चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको हम और कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। 5 चाहिए तो हम इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 5, 5 बेस हो गए, 1 2 3 4 5। अब बेटा क्या करेंगे 10 को फिर 5 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब आप जोड़ो कितना हो गया, तो बेटा ये 20 तो यही हो रहा था टोटल और 15 और हो गया, तो 20 15 कितना हो गया 35, 20 15 कितना हो गया 35। अब फिर क्या करना है, पहला नंबर छोड़ देना है, दूसरा शामिल कर देना है। तो पहला छोड़ दो, दूसरा शामिल करो, फिर छोड़ो, फिर शामिल करो, फिर छोड़ो, फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो बेटा आप शामिल कितना करना पड़ेगा 10 और 3 13। तो बेटा 13 इसमें आप जोड़ दो तो कितना हो गया 48 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि 5 बेस है तो आंसर कितना होता है 48। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। तो बेस अगर 3 है तो बेटा यही कहानी रोक देना है, 4 है तो यहाँ रोक देना है, 5 है तो यहाँ रोक देना है। और अगर आप रट सको याद कर सको तो याद कर लेना, या मैंने एक और लॉजिकल तरीका बता दिया इसको सॉल्व करने का, वो भी एक तरीका इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, वैसे तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, और काउंटिंग फिगर में डिवीजन ऑफ फिगर में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि 99% क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के ही आते हैं, है ना। त्रिभुजों की संख्या गिनने के ही प्रश्न हमको पेपर में मिलते हैं अधिकांशतः, ठीक। तो यहां पे आके हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो, तो हालांकि यहां तक मेरे को कल पूरा कर देना था लेकिन नहीं कर पाया कल। अब हम चालू करते हैं बेटा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वर्ग आयत और चतुर्भुजों की गणना करने का पार्ट, ठीक। और उसके बाद हम आ जाएंगे आज की अपनी प्रैक्टिस पर, ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं बेटा अगले पैटर्न पर। और अब हमको क्या बताना है कि एक आकृति में कितने वर्ग हो सकते हैं और कितने आयत हो सकते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हो सकते हैं। तो बेटा एक डायग्राम बनाएंगे, और एक नहीं हम कई डायग्राम बनाएंगे, और आप देखो बेटा उसका क्या होगा। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और स्क्वायर बनाया तो बेटा स्क्वायर को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं,
है ना। जैसे हमने एक लाइन ये खींच दी और बेटा एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक लाइन हम ये खींच देते हैं और एक लाइन हम ये खींच देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बेटा क्वेश्चन है कि देखो ये सममित आकृतियां हैं, मैं बना रहा हूं तो हो सकता है कोई ब्लॉक हल्का छोटा कोई ब्लॉक बड़ा हो जाए। सममित का मतलब होता है सारे ब्लॉक्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये सममित आकृतियां हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये सममित आकृतियां हैं। चलो, तो आप देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, नंबर डाल देते हैं, एक, एक, दो, तीन, और एक दो, एक दो और बेटा तीन। हम बेटा यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं काउंट स्क्वायर्स की गणना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं। हमें बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। हमको क्या बताना है, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। तो बेटा तरीका क्या है, जो शॉर्टकट है, इसमें एक फॉर्मूला भी दिया जाता है, कई लोग फॉर्मूला बताते हैं, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। जैसे एक दो तीन हमने यहाँ लिख दिया, एक दो तीन हमने यहाँ लिख लिया, तो बेटा तीन ब्लॉक्स ऐसे हैं और तीन ब्लॉक ऐसे हैं। तो बेटा क्या करना है कि इस तीन का इस तीन से मल्टीप्लाई करो, इस दो का इस दो से मल्टीप्लाई करो, इस एक का एक से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर तीन है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटली भी, है ना। अगर हम क्षैतिज रूप से देखें तो सबसे बड़ा नंबर तीन, और ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो सबसे बड़ा नंबर तीन। तो बेटा ऐसा करते हैं, तीन है तो तीन का गुणा तीन से कर दिया, प्लस फिर घटा दो, दो का गुणा दो से कर दिया, प्लस बेटा घटा दो तो एक का गुणा एक से कर दिया, ठीक है। एक बहुत प्यारा खूबसूरत शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। तो बेटा ये तीन तरह का नौ हो गया, ये दो दूनी चार, और ये एक एकम एक। तो बेटा कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 14। तो बेटा इस आकृति में कितने स्क्वायर्स होंगे, इस आकृति में स्क्वायर हो जाएंगे आपके 14। तो बेटा ये एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। अगर बेटा यहाँ चार होता, यहाँ चार होता, तो हम चार इंटू चार करते, फिर तीन इंटू तीन, फिर दो इंटू दो, फिर एक इंटू एक करते। यहाँ बेटा पांच ब्लॉक्स होते तो पाँच इंटू पाँच, चार इंटू चार, तीन इंटू तीन, दो इंटू दो और एक इंटू एक करते, और उनको हम जोड़ देते थे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको कोई उम्मीद गड़बड़ नहीं होगी। अगर बेटा हम अगली आकृति बना लें, है ना, अगर हम अगली आकृति बना लें, जैसे ये हमने एक आकृति बना ली, जैसे ये हमने एक आकृति बना ली, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन को खींच दूं ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही हमने यहां से लाइनें खींच दी, ठीक है। तो अब इस आकृति में बेटा कितने स्क्वायर होंगे, इस आकृति में कितने स्क्वायर होंगे ये हमको निकालना है। तो क्या करोगे, नंबर लिखोगे, है ना। इसमें नंबर लिखोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। कितने हो गए, पाँच हो गए, ठीक है, पाँच हो गए आपके। तो अगर ये पाँच हो गए तो बेटा इस पूरी आकृति में कितने आपके स्क्वायर्स होंगे बेटा, वो कैसे निकालोगे। तो वो क्या होगा, आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, जैसे ये मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, ये वाला इरेज कर देता हूँ। चलो, तो ये पाँच है, तो बेटा फाइव इंटू फाइव करोगे, प्लस फोर इंटू फोर करोगे, प्लस थ्री इंटू थ्री करोगे, प्लस टू इंटू टू करोगे, प्लस वन इंटू वन करोगे। अब आप देखो, ये हो गया 25,
देन 16, देन 9 एंड 4 एंड 1, यही होगा बेटा। अब आप काउंट करो, 16 9 25, 25 50 और 5 55। तो बेटा इस आकृति में आपके कितने आ रहे हैं? इस आकृति में अगर आप देखते हो तो इसमें कितने ट्रायंगल, कितने आपके स्क्वायर आ रहे हैं? कितने स्क्वायर आ रहे हैं बेटा? इसमें स्क्वायर आ रहे हैं आपके 55। इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें बेटा स्क्वायर आ रहे हैं 55। क्लियर है? ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है बेटा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसमें सोचो आगे नेक्स्ट लेवल पर हम बढ़ाएं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाएं तो बेटा हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ से ये जो पार्ट है ये पूरा चला जाए। जैसे अगला मैं बना देता हूँ, अगले पेज पर बना देता हूँ। जैसे अगले पेज पर एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये बेटा स्थिति है, ये स्थिति है। ठीक है, चलो। तो मान लो बेटा एक लाइन ऐसे खींच दी हमने, और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। ठीक है, और बेटा एक लाइन हमने ये खींच दी, एक लाइन हमने ये खींच दी, फिर एक लाइन हमने ये खींच दी, देन एक लाइन हमने ये खींच दी, और एक लाइन हमने ये खींच दी। अब इस आकृति में कितने स्क्वायर होंगे? अब यहां तो बेटा जितने, अगर हम हॉरिजेंटल जाएंगे तो ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, और वर्टिकल जाएंगे तो कम ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, और ये दो, और ये तीन। ठीक है, अब बेटा क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो बेटा अब क्या करना है, पहले तो बराबर बराबर थे, अब 6 का गुणा 3 में करना है, फिर 5 का गुणा 2 में, और फिर बेटा 3 का गुणा 1 में, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? हॉरिजेंटल लाइन में 6 और वर्टिकल में 3। तो बेटा 6 और 3 को ले लो, फिर एक एक कम करते जाओ। 6 की जगह बेटा 5 हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा, और फिर बेटा 5 की जगह 4 हो जाएगा, और 2 की जगह 1 हो जाएगा। बात समझे आप? ये 6 3 है, एक एक दोनों में कम कर दो तो 5 2, दोनों में एक एक कम कर दो तो 4 1। तो बेटा कितना हो गया? 6 3 18, 5 दूनी 10, और 4 एकम 4। तो बेटा कितना हो गया? 18 और 4 22, और 22 और 10 32। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32। तो मुझे लगता है कि आपको अब तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं और ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं। तो बेटा ये 6 है और ये 3 है, तो बेटा 6 इंटू 3 कर लो। उसके बाद क्या करना है? एक एक नंबर बेटा इनको कम करते जाना है, एक तक पहुंचना है। तो 6 3 की जगह 5 2, 5 2 की जगह 4 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब मान लो बेटा एक ब्लॉक और होता, मान लो एक और होता, नंबर 4 भी बेटा यहां पर होता, नंबर 4 भी होता, तो सीन क्या बनता कि भैया एक नंबर सबसे बड़ा ऐसे 6 और सबसे बड़ा ऐसे नंबर 4। तो बेटा 6 इंटू 4 हो जाता, फिर क्या हो जाता? 5 इंटू 3 हो जाता। एक एक कम करते जाओ, इसमें एक एक कम करोगे तो ये 4 2 हो जाता। फिर बेटा एक एक कम करोगे तो ये कितना हो जाता? 3 1 हो जाता। अब एक कम मत करना क्योंकि जीरो हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं है। जीरो का गुणा करोगे अगली टर्म तो खत्म हो जाएगी। तो बेटा इनको आप काउंट कर लोगे तो वैसे अगर 4 हमारे वर्टिकल 4 ब्लॉक हैं, हॉरिजॉन्टल 6 ब्लॉक हैं, तो कितने स्क्वायर निकलेंगे बेटा? इसको मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो। तो ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? चलो, तो अभी हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं इन्हीं आकृतियों में, जो आकृति मैंने अभी बनाई है उन्हीं में क्वाड्रिलेटरल कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज में वर्ग भी होता है और चतुर्भुज में आयत भी होता है। ठीक है, आप समझना। जो बेटा क्वाड्रिलेटरल होता है, हिंदी में लिख देता हूं चतुर्भुज। जो चतुर्भुज होता है, चार भुजाओं की जो आकृति होती है क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्या होता है बेटा? वर्ग यानी स्क्वायर भी होता है, और रेक्टेंगल यानी कि आयत भी होता है। रेक्टेंगल भी होता है बेटा, ये बात तो आपको पता होगी, एक सामान्य सी बात है। वर्ग और आयत को जोड़ दोगे तो टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएंगे, वो चतुर्भुज हो जाएंगे। तो बेटा अब हमें आयत निकालना है।
वर्ग निकालना हमने सीख लिया, हमको अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो बेटा रेक्टेंगल निकालने की कोई डायरेक्ट विधि नहीं होती, हाँ चतुर्भुज निकालने की बेटा एक डायरेक्ट विधि होती है। और ये हमारा आप जाओगे तो बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और वही टेक्निक लगा के हम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल के दिखाएंगे। और चतुर्भुज जब आ जाएंगे उसमें से स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो हमको बेटा रेक्टेंगल भी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हम सीख रहे हैं तरीका, वो हम सीख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, चतुर्भुज कितने होते हैं, ये निकालना हम सीख रहे हैं बेटा। तो बेटा चतुर्भुज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो चतुर्भुज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। वो होता है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुजों की संख्या, मैं लिख देता हूं हिंदी में लिख देता हूं चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रिलेटरल लिखना, चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या। बेटा चतुर्भुजों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, चतुर्भुजों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है एन सी टू इंटू N2C2। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है N1C2 और N2C2। ये बेटा कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। यहां पर N1 क्या है, N2 क्या है, तो बेटा N1 क्या है और N2 क्या है ये पता होना चाहिए। तो बेटा जो N1 होता है ना वो खड़ी लाइनों की संख्या है ना, वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा? खड़ी रेखाओं की संख्या, खड़ी रेखाओं की संख्या, खड़ी रेखाओं की संख्या। ठीक है, फिगर में जो खड़ी रेखाएं उनकी संख्या उसको हम बोल देंगे N1। तो बेटा N2 हम क्या बोलेंगे? N2 हम बोलेंगे जो ऊर्ध्वाधर हैं, है ना, खड़ी रेखाओं को हम बेटा क्षैतिज भी बोल सकते थे, वर्टिकल भी बोल सकते थे। और ये क्या होता है बेटा? ऊर्ध्वाधर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, ये बेटा N2 मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा 2 ही आएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना। अब इसको अगर हम समझें तो इसको कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बेटा देखना है अपने को। ठीक है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हम एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक छोटा एग्जांपल ले लिया, दो लाइन खींच लेते हैं हम, और एक लाइन बेटा हमने ये खींच ली। ठीक है, हमने दो लाइन खींच ली, और ऐसे ही बेटा दो लाइन यहाँ खींच लेते हैं, दो लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने स्क्वायर हैं ये निकालना तो आप सीख चुके, एक दो तीन, एक दो तीन, तो 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, लेकिन कितने चतुर्भुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? स्क्वायर तो निकालना ही है, प्लस इसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का टोटल हम निकालना है ना। क्वाड्रिलेटरल की संख्या मतलब इस, जैसे ये हमारा मान लो वर्ग है तो ये हमारा आयत हो गया, है ना। थोड़ी आकृति हमारी सममित नहीं बनी है, इसलिए आप भ्रमित मत होना। आपको सर ये तो एक हमारा आयत है ना, तो थोड़ा सा ठीक है लग रहा है, लेकिन इसमें कई स्क्वायर भी होंगे, जैसे हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आप भ्रमित मत होना इसमें। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। तो बेटा यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? 2। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? 2। तो बेटा N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अच्छा, क्षैतिज रेखा कितनी है? वो भी 2 है। तो यहाँ N2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर बेटा चार चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी? जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो कितने होंगे? ये हो जाएंगे बेटा, दो रेखाएं ये हैं और दो रेखा नहीं, एक ये भी तो है ना, एक ये भी तो है, तो एक रेखा ये भी है, एक रेखा ये भी है, तो चार खड़ी रेखाएं कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4। और बेटा वर्टिकल कितनी हो गई? ये भी हमारी 4 रेखाएं हो गई, तो बेटा ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत देख गया था मैं, है ना। तो बेटा ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो बेटा इस पूरी आकृति में कितने क्वाड्रिलेटरल होंगे? 4C2 और 4C2, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा प्रोबेबिलिटी आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं कि बेटा ऊपर नीचे 2 लिखा है ना, तो ऊपर की संख्या को 2 स्टेप बैक करेंगे और नीचे की संख्या को भी 2 स्टेप बैक कर लेंगे, 2 × 1 लिख देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 और नीचे 2 × 1। तो बेटा ये कितना हो गया? 2 से 2, 4 से 4 कट गया, 4 3 12, 12 3 36। तो बेटा यहाँ चतुर्भुज की संख्या कितनी आ जाएगी? 36।
यहाँ पर बेटा क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं इस पूरी फिगर में क्वाड्रिलेटरल कितने हैं हमारे 36। बेटा पूरी फिगर में 36 हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं। अब 36 क्वाड्रिलेटरल हैं। अच्छा इस पूरी फिगर में बेटा स्क्वायर निकालो आप। इस पूरी फिगर में स्क्वायर कितने होंगे, इस पूरी फिगर में स्क्वायर कितने होंगे, तो बेटा 1 2 3 और 2 3, यही है ना। तो बेटा पूरी फिगर में स्क्वायर कितने होंगे, ये 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, यही होंगे, प्लस 1 × 1। तो बेटा कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1, तो बेटा कितने होंगे 14। ठीक है। अब आप समझो कि इस पूरी फिगर में हमारे क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं की आकृति कितनी है 36 और स्क्वायर कितने हैं 14। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इस फिगर में रेक्टेंगल कितने होंगे, इस फिगर में बेटा रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे, यानी कि आयत कितने होंगे बता सकते हो भैया, इस पूरी फिगर में आयत कितने होंगे। भाई चतुर्भुज क्या होते हैं, वर्ग और आयत का टोटल। तो यदि मैं चतुर्भुज में से स्क्वायर को हटा दूं, वर्ग को घटा दूं, तो आयत मिल जाएंगे। तो बेटा 36 हमारे पास चार भुजाओं की आकृति थी जिसमें 14 स्क्वायर थे। तो जो बाकी का बच रहा है बेटा कितना 22, बाकी का जो बच रहा है वो क्या होंगे हमारे रेक्टेंगल। तो बेटा इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप निकालोगे तो बेटा नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके कितने होंगे 22। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे बेटा 22। कहानी समझ में आई आपको, पिक्चर क्लियर है। चलो ठीक है। अब लेते हैं बेटा, अब हम लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल और जिससे बिल्कुल आपको पुख्ता इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना, बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ आप। तो बेटा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल बेटा बनाते हैं, जैसे ये हमने एक बड़ा सा फिगर बना लिया। ठीक है। एक, दो और तीन, तीन रेखाएं बेटा हमने ये बना दी। ठीक है। तीन रेखाएं हमने बना दी और एक, दो, तीन और बेटा चार रेखाएं हमने ये बना दी। ठीक है, चार रेखाएं हमने ये बना दी। अब हमको बताना क्या है, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, है ना। घूम फिर के क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। अब रेक्टेंगल बेटा तब बता पाओगे, आयत कब बता पाओगे, जब आपको चतुर्भुज मालूम हो और वर्ग मालूम हो। ठीक है। तो बेटा इसमें चतुर्भुज कितने होंगे, वर्ग कितने होंगे, सब निकाल लेते हैं। तो बेटा इसमें चतुर्भुज कितने होंगे, चतुर्भुज कितने होंगे, तो बेटा खड़ी हुई लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया 5C2 हो गया। ठीक है। खड़ी हुई लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा अब लेटी हुई लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये कितना होगा 6C2 हो गया। तो ये हो गया आपके चतुर्भुजों की संख्या। ठीक है। कितना आएगा बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 को एक दो लिखा है ना, तो 4 लिखोगे और नीचे बेटा 2 × 1 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 6 × 5 और बेटा नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है। तो दो दूनी चार से चार काट दो, तो 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15। तो बेटा 150 तो हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गए। ठीक है। अब बेटा हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर। अब हम निकालते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो बेटा वर्ग निकालने का तरीका क्या था, 1 2 3 4 और 2 3 4 और 5। तो बेटा एक तरफ 5 है एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 एक तरफ 4। तो ये क्या लिखेंगे 5 × 4, एक एक कम करते जाओ तो 4 × 3, फिर एक एक कम करते जाओ तो 3 × 2 और लास्ट हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1, यही हो जाएगा बेटा 5 4 3 2 4 3 2 1। ठीक है। तो कितना हो गया 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6 और बेटा ये कितना हो गया 2। तो बेटा 8 12 और 20 40। तो बेटा कितना हो गया 40 तो स्क्वायर हो गए। तो बेटा रेक्टेंगल कितने होंगे,
रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने होंगे इसमें, आयत कितने होंगे भाई? चतुर्भुज हमारे पास 150 थे, जिसमें से 40 हमारे पास वर्ग हैं, तो बेटा 110, फिर आंसर कितना आ गया 110। तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया 150, हमारे 110 हमारे पास रेक्टेंगल हो गए। आंसर कितना हो गया बेटा 110। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत बेटा नहीं आएगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर हो गया होगा, आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने इसमें सीखा कि दो तरह के क्वेश्चन हमने देखे, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चन देख लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने वाले क्वेश्चन देख लिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने वाले क्वेश्चन देख लिए, और क्वाड्रिलेटरल निकालने वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो, तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया बेटा। अब आता है हमारा प्रैक्टिस का पार्ट, है ना? अब आता है प्रैक्टिस का पार्ट। तो अगर आपने ये पार्ट पूरा कर लिया है, तो अब हमारा प्रैक्टिस का पार्ट आता है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस क्लास हम आज नहीं लेते, बल्कि कल इसकी प्रैक्टिस क्लास को लेंगे लाइव। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस क्लास को कल हम लेंगे लाइव। तो बेटा अगर सभी लोग अगर कल 1 घंटे के लिए लाइव आ जाएं, तो हम इसकी प्रैक्टिस क्लास को कल लाइव लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप लाइव पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएंगी। इसको एक बार रिवीजन आप कर लेना। तो लाइव जो क्लास है वो हम रख लेते हैं इवनिंग भी हो सकता है 6 बजे से। चलो, कल बेटा एक काम करते हैं, कल इसकी लाइव क्लास इवनिंग में ही रख लेते हैं, है ना? इन केस कुछ प्रॉब्लम आएगी तो रिकॉर्डेड क्लास में आपको दे ही दूंगा, है ना? तो कल शाम को इसकी लाइव क्लास रख लेते हैं हम, 6:30 रख लें शाम को, 6:30 पर। तो 6:30 पर हम क्लास लाइव देने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी लोग इसको पढ़ोगे आज पढ़ लोगे, कल पूरा दिन मिलेगा पढ़ने का। 6:30 पर अगर आप लोग लाइव आ जाते हैं तो बेस्ट रहेगा कि इसकी हम लाइव क्लास लाइव रख लें। तो जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस में बेटा मज़ा तभी आता है जब हम लाइव हों, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, हम लाइव पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप परफेक्शन आ जाएगा लाइव पढ़ने पर, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, करीब 24 क्वेश्चन हैं। अभी जैसे मैं आपको ये लगाऊंगा तो लगभग 1 घंटा हमारा इसमें निकल जाएगा, है ना? तो फिर हम इसके लिए लाइव क्लास रख लेंगे, काउंटिंग फिगर के लिए हम क्या करेंगे, कल लाइव क्लास रख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अनअकैडमी के बारे में एज यूजुअल बता देता हूँ कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में इससे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ठीक है, और बेटा इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं सब्सक्रिप्शंस के लिए, और एक सब्सक्रिप्शंस में आप बहुत सारे एजुकेटर्स से बहुत अच्छी तरह से क्लास ले सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैं पीएससी की बात करूं, पूरा पीएससी के सब्जेक्ट ले सकते हो, या व्यापम की बात करूं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, सब कुछ पढ़ सकते हो। और 12 महीने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 महीने का बेटा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में आपको बता दूं। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप इसमें आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो 14,400 रुपये का आता है, 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद में। पर मंथ फीस आपकी पड़ती है बेटा इसमें 600 रुपीज़ पर मंथ। अब आप सोचिए 1 महीने की फीस 600 रुपये है, और उस 600 रुपये में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, पूरा जीएस, हिंदी, जो भी, इवन कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर भी। तो जो भी आपकी कंपटीशन में आता है पूरा का पूरा 600 पर मंथ में आपको मिलेगा। और ऐसा कब तक मिलेगा, 24 महीने तक मिलेगा। और कंप्लीट फीस आपकी कितनी हो जाएगी, 14,400 रुपये। या आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया
तो बेटा वही 600 रुपये पर मंथ की फीस अब हो जाएगी आपकी 825 रुपये पर मंथ, यानी कि टोटल फीस हो जाएगी आपकी 9,900 रुपये। ये कब है? ये आपका सब्सक्रिप्शन 10% काटने के बाद। अब बेटा ये 10% कहाँ से मिलेगा? ये 10% जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मेरा रेफरल कोड डाल के। और बेटा मेरा रेफरल कोड क्या है? ABHAY अभय एस लाइव, अभय एस लाइव। इस रेफरल कोड का आप यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद ही आपके प्राइस मैंने बताए हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और फिर हम लाइव क्लास का इवनिंग का कल प्रयास करेंगे, और लाइव सभी लोग रहेंगे। तो इससे अच्छा बेटा कुछ हो नहीं सकता। बेसिक क्लास आपकी 2 हो चुकी हैं, एक बढ़िया शानदार खूबसूरत लाइव क्लास कल हम रखते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो बेटा कल मिलते हैं, कल तक के लिए नमस्कार।